ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम सेल से स्टार्ट करें, एक बार फिर से देख लो। सो मेनली सेल डिपेंड कैसे कैसे करता है, यानी कि हमारे पास दो दो पॉइंट्स होने चाहिए, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करा सके। सो मेनली सेल सेल का जो बेसिक है वो इस तरह से, हमने दो मेटल्स लिए, यानी दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए, वो मेटल्स भी हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल्स। ओके, अब दो डिफरेंट मेटल्स ले रहे हैं, टू डिफरेंट मेटल्स, यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल डिफरेंट है। ओके, डिफरेंट है तो दोनों इलेक्ट्रोड्स का रिएक्टिविटी भी, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो भी डिफरेंट होगी। एक इलेक्ट्रोड की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी एज कंपेयर टू द अदर, और यही मेन बेसिक है सेल का, एक ज्यादा रिएक्टिव होगा मुकाबले दूसरे के। ओके, सो हम यहाँ पे ले रहे हैं जिंक, यहाँ पे कॉपर ले रहे हैं। सो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। जो हमारा जिंक मटेरियल है वो कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, जब हमने इसमें सॉल्यूशन डाला इलेक्ट्रोलाइटिक, ओके, सो ये जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसमें जो आयंस फॉर्म होंगे H+ आयंस और SO4 2- आयंस, ये रिएक्ट होना स्टार्ट हो गए, यानी से आपका जिंक इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे साइज में डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? उसका ZnSO4 फॉर्म होने लगेगा, ZnSO4 फॉर्म होने लगेगा। सो इलेक्ट्रोड्स कुछ नहीं है, दो मेटल्स हैं, या फिर एक मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है, इस तरह से हम लेते हैं। जैसे ड्राई सेल में हमारा कार्बन रोड होता है बीच में, कार्बन रोड कह लो चाहे उसे ग्रेफाइट रोड कह लो। ओके, और इस तरह से जो दो पॉइंट्स ले रहे हैं, जो टर्मिनल ले रहे हैं, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो मेटल्स लिए हमने, जो डिप होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। अब देखो क्या हो रहा है, ये Zn क्या करेगा, यहां से निकल के इसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि इसके Zn++ SO4 2- और ZnSO4 बना देगा। यानी जब भी जिंक बाहर निकल रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जा रहा है। ओके, जब भी घर से बाहर निकलता है घर में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। ओके, अब इस तरह से यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं एक्सेस, यानी कि आपका डिफरेंस तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब जब आप इसको एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी सेल, इस सेल को कनेक्ट करते हो, एक्सटर्नल सर्किट में हमने कनेक्ट कर दिया, ये हमारा लोड हो गया, कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टिव लोड या फिर इंडक्टिव, कुछ भी कैपेसिटिव लोड, और इसको हमने इस सेल के इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे यहाँ से लोड के थ्रू और यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए आपके। अब ये H+ आयंस क्या होंगे, ये इसी तरफ मूव करेंगे, कॉपर की तरफ मूव करेंगे ये आयंस, ये कैटायंस है जो मूव करेंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और हाइड्रोजन बना देंगे, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये हाइड्रोजन बना देंगे। सो आप जब भी देखोगे तो यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस के चारों तरफ, और बबल्स एस्केप होते रहते हैं, यहाँ हाइड्रोजन बबल्स होने फॉर्म हो जाते हैं। सो इस तरह से आपका सेल वर्क करता है, यानी सेल का बेसिक ये है कि आपके जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिफरेंट मेटल्स, या मेटल या नॉन मेटल, दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं। दो डिफरेंट मटेरियल्स होंगे तो उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोलाइट, उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी, उस कारण से डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, उस कारण से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं। सो मेनली आपके बुक के हिसाब से, अपनी बुक के हिसाब से, इससे तो हम कहते हैं, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसे हम एनोड कहते हैं। ओके, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है तो उसे हम कैथोड कहते हैं। ओके, ओके, यानी कि यहाँ पे एनोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे कैथोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो अनायंस हैं जो कि नेगेटिव आयंस हैं वो इधर मूव कर रहे हैं, कैटायंस है वो उधर मूव कर रहे हैं। ओके, लेकिन जब हम सेल देखते हैं, सेल जब हम उसमें लेते हैं, जैसे हमने सर्किट में लेते हैं, उन सेल्स में हम क्या मानते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसको हम एनोड कहते हैं सेल में, और इसको हम कैथोड कहते हैं। सो ये डिफरेंस क्यों है, ये मुझे एक बार देखना है। ओके, ये मैं देख कर बताऊंगा आपको अच्छे से। ओके, ये मुझे भी कंफ्यूजन था।
ओके या तो ये पर्टिकुलर सेल में लेते हैं सिर्फ, या फिर इस तरह से। सो सर्किट में जब हम लेते हैं तो हमेशा ये देखते हैं एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। ओके, सेल में थोड़ा बहुत है, वो देखना होगा। ये चीज क्लियर हो गई आपकी कि कैसे सेल वर्क करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और Zn डिसोल्व होता जाएगा, ZnSO4 फॉर्म होता जाएगा, यानी हमें कंटिन्यूअस ये सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते जाएंगे इस तरह से, जब तक कि सारे आयंस खत्म ना हो जाए, यानी SO4 Zn रिएक्ट हो जाए, कुछ ना कुछ खत्म ना हो जाए इनमें से। Zn खत्म हो गया, अब Zn ही नहीं बचा हमारे पास, तो सब ZnSO4 फॉर्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा इन Zn, तो वो सेल बंद खराब हो गया, एकदम खत्म हो गया। ओके, ये क्लियर हो गया सेल का वर्किंग। यस सर। ओके, सो अब हम देख रहे हैं EMF। ओके, मान लो हमने इसे अभी कनेक्ट नहीं किया है। ओके, सो अभी अगर हम पोटेंशियल यानी कि वोल्ट मीटर लाते हैं और इस दोनों टर्मिनल से अक्रॉस चेक करते हैं, तो जो भी पोटेंशियल वो शो करेगा, जितना भी वोल्टेज वो शो करेगा, वो इस सर्किट का, इस सेल का EMF हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये वोल्ट में नापते हैं हम, वोल्ट इसका यूनिट है। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स, यानी एक तरह से फोर्स कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, यहां से मूव करो, यहां जाओ थ्रू द सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। तो ये आपका EMF है। EMF नापने के लिए हमेशा सेल आपका ओपन रखते हैं, सर्किट में नहीं लगाते, और जो भी इन टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, वो उस सेल का EMF है। ठीक है, वो उस सेल का EMF है। ओके, सो EMF में, यस सर, ये EMF के लिए कोई डिवाइस भी है क्या? डिवाइस कैसे नापने के लिए? यस सर। ओके, वोल्ट मीटर है नापना, वोल्ट पोटेंशियोमीटर भी होता है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर भी होता है एक। ओके, वो मैं भूल गया हूँ, पोटेंशियोमीटर भी होता है एक, तो मुझे वह देखना पड़ेगा। मिली वोल्ट मीटर आप देख लो, या पोटेंशियोमीटर में देख के बताऊंगा, एक सेकेंड। ये जो डिस्प्ले, पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा अलग चीज है। पोटेंशियोमीटर जो मैं देख के बताऊंगा वो अलग चीज है, मेनली हम वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है ना। हम वोल्ट मीटर, आपने देखा होगा कि वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी सर्किट में, यानी कि हमें इस तरह से हमारा सर्किट हो गया, मान लो करंट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो इसके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो इससे नेग्लिजिबल अमाउंट फ्लो होना चाहिए वोल्ट मीटर से, क्योंकि वो करंट जो भी है सारा वो इस रजिस्टर के लिए मीन्ट है, यानी इसके लिए फ्लो करा रहे हैं ताकि हमारा वर्क हो जाए। पोटेंशियल जो वोल्टेज वोल्ट मीटर है वो कम से कम करंट ले, नेग्लिजिबल, हम आइडियली तो ये मान के चलते हैं कि जीरो करंट ले, और हमें इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आए उसको मेजर कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आए, तो एक तरह से बहुत कम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, बहुत ही कम। अगर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो एक तरह से जीरो ही हो गया, एक तरह से बराबर है ना, उस समय यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो जो भी वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, वो एक तरह से वो EMF होगा। ये समझ में आया क्या? जो भी पोटेंशियल डिफरेंस वो शो करेगा वो EMF होगा। ओके, ये अभी हम बाद में और डिस्कस करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप, इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, और टर्मिनल वोल्टेज वगैरह भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो EMF मेजर करने के लिए हमने वोल्टेज मीटर लगाया, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है बहुत नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा, नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रोलाइट से भी नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा, वेरी नेग्लिजिबल, बहुत नेग्लिजिबल होता है, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे बहुत कम होगा, बहुत कम होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस ये आ रहा है वो EMF के बराबर ही आ जाएगा हमारा, है ना। ये आपका, अब EMF किस पे डिपेंड करता है, ये सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, यानी उस सेल पे डिपेंड करेगा,
जो सोर्स कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। आपके सर्किट में कोई भी कुछ भी लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ सेल पे डिपेंड करता है। तभी आपने देखा सेल आते हैं तो मैं लिखा होता 1.5 वोल्ट, 1.08 वोल्ट, इस तरह से। वो सेल की प्रॉपर्टी, वो ईएमएफ होता है मेंशन, जिस ड्राई सेल्स पे आपने देखा होगा, वो सब सेल की प्रॉपर्टीज है। ओके, सो ये किस पे डिपेंड करेगा, आपने कौन से मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, उस पर डिपेंड करेगा सिर्फ ये। ओके यस ओके, इससे पहले और चीजें एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसमें कॉपर और जिंक लेना ही जरूरी है क्या? इसके अलावा कोई और नहीं, देखो बहुत इलेक्ट्रोड कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारा मेनली सिंपल वोल्टाइक सेल है, वोल्टाइक सेल है। ओके, यानी वोल्ट ने जो लिया था वो। इसी तरह हमारे ड्राई सेल्स में क्या होता है, हमारे ऊपर देखा होगा ब्रास कैप होगा, फिर एक सेंटर रोड होती है, ये कार्बन रोड होती है, या फिर ये मेनली ग्रेफाइट का होता है। जो बेस होता है वो जेडन का होता है, जिंक का, ये कार्बन हो गया। और इसके अंदर फिल होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड, उसका सॉल्यूशन में होता है। मेनली ये थोड़ा सा ड्राई होता है ना, जेल जेल जैसा होता है, क्योंकि ड्राई सेल होता है। उसमें तो पूरा सॉल्यूशन था लिक्विड में, ये सेमी लिक्विड होता है एक तरह से, जेल जैसा, ताकि हम इसको कहीं भी इजीली कैरी कर सके। ओके, सो डिफरेंट मटेरियल्स हो गया, सो इसका वोल्टेज भी डिफरेंट होगा, इसका वोल्टेज भी डिफरेंस होगा। ये 9th क्लास में भी था आपके, है ना, 1.5 के आसपास होता है, थोड़ा सा कम। ये 1.08 या कुछ है, इसका मुझे याद नहीं अभी वोल्टेज सर। यस सर 1.08। हाँ, ये मैं भी देख के बता सकता हूँ वोल्टेज सेल। सर रिक्वायरमेंट क्या है फिर अगर किसी इलेक्ट्रोड को चेंज करना हो तो? ओके, ईएमएफ है ना, हमारे ईएमएफ डिफरेंट ईएमएफ देंगे, डिफरेंट ईएमएफ देंगे। तो एक तरीके से ये भी देख लो, क्या वोल्टेज सेल हम घड़ी में यूज कर सकते हैं, क्लॉक में नहीं, मुश्किल है। या फिर यहाँ वहां से हम रिमोट वगैरह यूज करते हैं, वहां पे हम वोल्टेज सेल यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि H2SO4 है। उस समय हम कौन से सेल यूज कर पाएंगे? सो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन कैसा है उस हिसाब से हम सेल लेते हैं, है ना। ओके, और आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड चेंज करना हो तो? ओके, इलेक्ट्रोड चेंज, आपको कोई भी दो मेटल ले लो, डिफरेंट मेटल्स होने चाहिए, वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, कर सकते हो, लेकिन उससे भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा, ईएमएफ चेंज हो जाएगा। ओके, ईएमएफ चेंज ईएमएफ आपके चेंज हो जाएगा उसमें। ओके, जैसे आपने अगर डैनियल सेल लिया, ओके, डैनियल में भी कॉपर एंड जिंक किया है। ओके, तो डिफरेंट मेनली ये दो मेटल्स लिए सबसे ज्यादा, और भी ले सकते हैं आप, कोई नहीं, लेकिन डिफरेंट होनी चाहिए उनकी रिएक्टिविटी। ईएमएफ उस पर डिपेंड करेगा, उन दोनों में रिएक्टिविटी का कितना डिफरेंस है, उस तरह से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, सो मेनली ईएमएफ कैसे डिफाइन करते हैं, अगर कोई करंट फ्लो ना करे, व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग, और इन दोनों टर्म्स पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वही हमारा ईएमएफ है ना। या फिर अगर आपने सर्किट में सेल लगा दिया हो, ओके, तो और आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हो, प्लस क्यू, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, उसको इस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट से फ्लो करवाया, सर्किट से फ्लो करवाने के बाद में अंदर यहां से लेके यहां तक फ्लो करवाया, फिर से सेल के अंदर भी फ्लो करवाया। तो आपने कितना वर्क डन किया, आपने कितना वर्क डन किया पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, वर्क डन ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको कहां से कैरी कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी एक्सटर्नल पूरे सर्किट में घुमा दिया इसको, और फिर अंदर भी हम सेल के अंदर भी घुमा रहे हैं इसको। ओके, ट्रेवल करवा रहे हैं। तो जितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ईएमएफ क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये आपका ईएमएफ हो जाएगा। सब बुक में डेफिनेशन भी देख सकते हो। ओके, पहली डेफिनेशन तो ये वाली है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, when the cell is in open circuit, the potential difference between the terminals,
ओपन सर्किट में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारा ईएमएफ है। क्यों उस समय पूरा ईएमएफ क्यों पता है? क्योंकि उस समय कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है, कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं है, तो जो भी इन टर्मिनल्स पे अवेलेबल है ना वोल्टेज, वो हमारा ईएमएफ होगा, वो हमारा ईएमएफ होगा। ये क्लियर हुआ? फिर सेकंड पार्ट, ईएमएफ ऑफ सेल इज डिफाइंड, दूसरा है इसका डेफिनेशन, एज द एनर्जी स्पेंट, दैट इज वर्क डन, एनर्जी स्पेंट और वर्क डन इक्वल होते हैं पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग positive test charge from around the complete circuit of the cell, that is external circuit outside the cell as well as inside the cell। ये समझ में आ गया? वो हमारा EMF हो गया। Yes, sir. ओके, सो EMF of vertex cell 1.08 वोल्ट होता है, क्लेंसी सेल का 1.5 होता है, डेनियल सेल का 1.08। ओके, क्लेंसी सेल भी है। ओके, ये क्लियर हो गया? EMF हमारा क्लियर है। अब टर्मिनल वोल्टेज, ओके, इसका एक और प्रॉपर्टी छूट गया हमारा। ईएमएफ ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स किसके बने हुए हैं उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया, इन दो चीजों पे हमारा ईएमएफ डिपेंड करेगा, है ना। ईएमएफ हमारा केवल एक तो हमने कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज किए, क्या मैटर उनका, क्या मटेरियल है वो, और इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया, केवल उस पे, इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा। तो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोलाइट, केवल इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब चाहे वो इतनी दूर हो या इतनी दूर हो या इतने पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनमें कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, इंटरनल कोई वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं। जब इनमें कोई, इनके बीच में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो उसका कोई सेंस ही नहीं करा, चाहे इतनी दूर रखो चाहे उतनी दूर रखो, वो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहना वाला दोनों की। अब चाहे इनको फ्लैट कर दो, सरफेस एरिया बढ़ा दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस बाहर है उतना ही रहेगा। ओके, वो केवल इंटरनल रेजिस्टेंस पे करेगा। ओके, जब कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा यहाँ से, तो ये चाहे कितना ही पतला कर दो, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो ही नहीं हो रहे, कुछ भी अंदर आयंस फ्लो ही नहीं हो रहे उस समय, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप उनका सरफेस एरिया बढ़ा दो इलेक्ट्रोड्स का, चाहे उनका डिस्टेंस बढ़ा दो, ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आपने इलेक्ट्रोलाइट कितना भरा है, चाहे इतना भरो चाहे इतना भरो, इतना भरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये चीज जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे ना, उस समय ये चीज और क्लियर हो जाएगा। ओके, ये चीज क्लियर हुआ अभी? Yes, जब sir. इंटरनल रेजिस्टेंस करेंगे तब हम वापस यहाँ आने वाले हैं। ओके, फिर टर्मिनल वोल्टेज देख लो। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, जब हमने इसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया है और करंट फ्लो हो रहा है, उस समय जो इससे टर्मिनल्स पे अवेलेबल होगा वोल्टेज, वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा, वो हमारा ओके। सो अब मान लो हमने सेल को कनेक्ट कर दिया किसी सर्किट में, ठीक है। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों, ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है, ठीक है। अब इसको एक एक्सटर्नल सर्किट में इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो होगा इससे। ओके, सो इस समय अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं इसके अक्रॉस, चाहे यहां ले लो चाहे इसके अक्रॉस ले लो, बात एक ही है। हम इसमें नेग्लिजिबल मानते हैं, वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे फ्लो रहा है वैसे रहा है, चाहे आप यहाँ पे नाप लो इसको, चाहे यहाँ पे नाप लो। ये क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया, यानी कि इस समय कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस अवेलेबल है, यानी कि कितना, एक तरह से आप देखो किस अमाउंट से अब वो फोर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव होना, ओके, वो टर्मिनल वोल्टेज हो गया। यानी कि आपको क्या करना है, यहां से करंट फ्लो करवाना है यहां तक और इस टर्मिनल तक सिर्फ, तो इसमें कितना वर्क डन लग रहा है, इस बार हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नहीं देख रहे हैं, ओके, केवल एक्सटर्नल सर्किट में कितना फ्लो करवाना है, यहां से लेके यहां तक जितना वर्क डन लग रहा है उसे फ्लो कराने में,
वो आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया। यानी कि आप ये कर रहे हो, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया प्लस क्यू, और आपने एनर्जी स्पेंड किया या फिर वर्क डन किया इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, और यहां से यहां तक ले आए, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ऑफ द सेल तक। ठीक है, एक टर्मिनल से मूव करवाया और दूसरे टर्मिनल तक ले आए। सो आपका वर्क डन तो W था, और आपने कितना चार्ज मूव करवाया, प्लस क्यू। सो पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये आपका जो भी पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, या फिर जितना भी वर्क डन किया आपने पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो आपका टर्मिनल वोल्टेज है, वो आपका टर्मिनल वोल्टेज है। ओके, सो टर्मिनल वोल्टेज एक तरह से ईएमएफ से कम ही होगा, उससे लेस ही होगा, क्योंकि हमें अंदर तो मूव कराना ही नहीं है, वो वर्क डन तो हमारा बच ही गया। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना भी वर्क डन है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा, वो टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो ये टर्मिनल वोल्टेज ही एक तरह से इस पे वर्क करने वाला है। ओके, यानी कि ये 1.5 वोल्ट है, अगर आपका ईएमएफ फॉर एग्जांपल 1.5 वोल्ट है, तो हो सकता है टर्मिनल वोल्टेज सिर्फ 1.3 वोल्ट हो। ओके, हो सकता है कुछ और हो, वो डिपेंड करेगा। ओके, वो डिपेंड करेगा किस पे, कि आपका करंट कितना फ्लो रह सके। ओके, आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, इस पे भी हम फिर से आने वाले हैं जब हम इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप डिस्कस करेंगे। तो आपका टर्मिनल वोल्टेज मेनली ये वेरी होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन कि लोड कैसा है, यानी सर्किट में कैसे कंपोनेंट्स है, उस हिसाब से आपका टर्मिनल वोल्टेज वेरी होगा। क्यों वेरी होगा? क्योंकि जितना करंट फ्लो होगा, जैसे जैसे करंट वेरी होगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी वेरी होगा, यानी यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो वेरी होता जाएगा। अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लियर हुआ टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज को कैसे नापते हैं हम? व्हेन ए करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल, व्हेन द सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट में, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, उससे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। किस पोजीशन में? जब करंट फ्लो कर रहा है, ईएमएफ जब करंट फ्लो नहीं कर रहा। ओके, उससे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। सो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ a cell is defined as the work done per unit charge, work done per unit charge in carrying from one terminal to the another terminal, positive around the circuit connected across the terminal of the cell, around the circuit connected across the terminals, केवल इसमें, यहाँ पे नहीं, अंदर का नहीं होगा सिर्फ। ठीक है, so only outside the cell, not inside the cell, ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 189 पे, only outside the cell, not inside the cell, only outside the cell। ओके, इस बार अगर हम वर्क डन W डैश मानते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? V इक्वल टू W डैश डिवाइड बाई Q। ओके, और EMF में हमने अगर वर्क डन W माना है, तो EMF इक्वल टू, और EMF हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन। ओके, EMF इक्वल टू W अपॉन Q, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू W डैश अपॉन Q। तो ये जो W डैश है वो W से हमेशा कम होगा, वो कम होगा, यानी कि EMF हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होगा। ओके, ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट है Yes, sir. वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब, अब हम उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनसाइड सेल ले जा रहे हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक इनसाइड सेल कितना मूव कराने में, अगर मान लो स्मॉल w वर्क डन है, तो वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल v से डिनोट करते हैं हम। ये कितना हो जाएगा? स्मॉल w वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना मूव कराने में जो वर्क डन लग रहा है ना, उसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। ये आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया, और ये आपका ईएमएफ हो गया। ओके, ये चीज क्लियर है? तो अब देख लो एक बार फिर से स्टार्टिंग से, अगर हमारे सर्किट में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो भी टर्मिनल वोल्टेज है, जो भी यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है इलेक्ट्रोड्स पे, वो हमारा ईएमएफ हो गया, एक तरीका तो ये कहने का। या फिर हम वर्क डन करवा रहे हैं,
उस पॉजिटिव चार्ज को सर्किट में मूव कराने में कितना वर्क डन लग रहा है, फिर इनसाइड द सेल मूव कराने में, तो वो आपका ईएमएफ हो जाएगा पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, टर्मिनल वोल्टेज, इस बार केवल हम एक टर्मिनल से लेके, एक इलेक्ट्रोड से लेके दूसरे इलेक्ट्रोड तक वर्क करा रहे हैं, डब्ल्यू डैश। ओके, और अंदर मूव कराते हैं तो वहां स्मॉल डब्ल्यू। एक तरह से देखा जाए तो वो कैपिटल डब्ल्यू है, वो किसके इक्वल हो गया, डब्ल्यू डैश प्लस स्मॉल डब्ल्यू। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ये बाहर वाले सर्किट में केवल डब्ल्यू डैश, अंदर जो इनसाइड द सेल है वो डब्ल्यू वर्क डन है। ठीक है, अगर मैं तीनों क्वांटिटीज को क्यू से डिवाइड कर देता हूँ, यूनिट यानी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ईएमएफ इक्वल टू, ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया कैपिटल वी, और ये आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया, है ना। सो ईएमएफ क्या है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ओके, सो अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है, तो जो भी टर्मिनल, तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा, इस तरह से ओपन सर्किट है तो जीरो हो जाएगा। इस समय जो भी टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है, टर्मिनल्स पे जो भी वोल्टेज आ रहा है वो क्या है, ईएमएफ ही है ना। यस सर। अगर कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है यानी कि सर्किट ओपन है, तो उस समय जो भी टर्मिनल्स पे वोल्टेज आ रहा है वो आपका ईएमएफ है। अब जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता जाएगा, आपका ये भी एक रोल प्ले करने लग जाएगा, इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, ये भी आपकी, इसकी वैल्यू भी, वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज कैसे होगी, अब जैसे जैसे करंट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब आपके जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ज्यादा कैरी करवाने हैं ना, तभी तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, यस है सर। ना। अब वो ज्यादा बढ़ गए, पहले मान लो 2 ही फ्लो कराने थे तो थोड़ा सा ही काम किया हमने, अंदर फ्लो करवा दिया। अब 4 फ्लो कराने तो आपको यहाँ पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा और यस ज्यादा सर। वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आपको बाहर फिर अंदर भी फ्लो कराना है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जा रहा है। मोर करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप और बढ़ रहा है। ओके, इसका मतलब आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, ये घट रहा है, क्योंकि ईएमएफ तो कांस्टेंट रहने वाला है ना। आपका ये घटता जाएगा, कम होता जाएगा, जो इसके क्रॉस जो काम करने वाला वो कम होता जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जा रहा है। ईएमएफ तो कांस्टेंट रहने वाला है ना। ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। कि अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका क्या, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है एक तरह से, है ना। वोल्टेज ड्रॉप ड्रॉप हो रहा है, ज्यादा ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, तो एक तरह से इसका रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है ना। ठीक है, ये सो हमने ये क्या क्या देख लिया। ओके, वोल्टेज ड्रॉप इन सेल देख लिया। ओके, वोल्टेज ड्रॉप अपने लिए अपन यूज नहीं कर सकते, वोल्टेज। वोल्टेज नहीं, वो यूज कैसे होगा, वो एक तरह से क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे मूव करा रहे हैं हम यहाँ से वहां तक। ओके, वो उसी में निकल रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में एनर्जी वेस्ट हो रही है वो, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो रही है, हम वोल्टेज ड्रॉप कम कर सकते हैं कुछ चीजें यहाँ पे करके, है ना। वो भी हम देख लेंगे क्या फैक्टर्स से जो वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड करेगा। एक तरह से उसका रेजिस्टेंस हो गया एक तरह से, है ना। वोल्टेज ड्रॉप तो रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है, मेनली आई आर है कि ये आई आर ही तो है एक तरह से। ओके, जैसे हमारा ईएमएफ क्या हो गया, ओके ईएमएफ तो हमने मान लिया, ठीक है। इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो ये स्मॉल आर हो जाएगा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर है तो इसमें इसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई स्मॉल आर स्मॉल वे, है ना। जो भी करंट फ्लो हो रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है उतना ही तो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है ना, V इक्वल टू आई आर। ओके, तो जैसे जैसे आपका करंट बढ़ रहा है, आपका ये रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ बढ़ता जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, ओके वो देखो अब इंटरनल। ओके, हम पहले देख लेते क्या क्या हो गया हमारा। ओके, ई हो गया, V प्लस V, ये सब हो गया। मैंने हैवी करंट इज ड्रॉन, ओके ये देख लो, इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 89 सेकंड कॉलम में लास्ट 3 लाइंस। Okay. Thus, when a current is drawn from the cell, its terminal voltage V is less than its EMF by an amount equal to the voltage drop. Okay. ये वाला वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ये EMF से कम है, कितना कम है, इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप, है ना। इतने इतने से कम है इससे, है ना।
आप देख भी सकते हो। V इक्वल टू EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप, है ना। ये जो टर्मिनल वोल्टेज वो V वोल्टेज ड्रॉप EMF से कम है। ओके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन। ओके, व्हेन ए हैवी करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब हम हैवी करंट ड्रॉ कर रहे हैं सेल से, ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। सो यहां से भी तो लार्ज कैरियर ऑफ दिस वन चार्ज फ्लो होंगे, चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे, हेंस मोर वर्क इज डन। सो आपका वर्क डन बढ़ जाएगा उनको मूव कराने, क्योंकि अब ज्यादा कैरियर्स को आपको मूव कराना है। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्पेंड होगी उन कैरियर्स को मूव कराने में, वो भी आपकी बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। दिस रिजल्ट्स इन मोर वोल्टेज ड्रॉप। दिस रिजल्ट्स इन, यहाँ पे मोर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। जब यहाँ पे मोर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि इंक्रीज होता जा रहा है वोल्टेज ड्रॉप, इसका मतलब ये V कम होता जाएगा, है ना। टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। सो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल also depend on amount of the current drawn from it। जो टर्मिनल वोल्टेज है वो करंट पे डिपेंड होता है, यानी आपका करंट कितना ड्रॉ हो रहा है। ये क्वेश्चन पक्का ही आने वाला है। ओके, तो आपका जो वोल्टेज ये है टर्मिनल वोल्टेज, ये करंट कितना ड्रॉन हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो आपका वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज कम होता जाएगा। ओके, ये क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और आप डिफरेंशिएट देख सकते हो, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंसेस देख सकते हो। पहला दूसरा हमने देख लिया, दूसरा वाला देखो। ईएमएफ क्या है? वो सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड करता है करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कैसे इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया, बस इस पर डिपेंड करेगा ईएमएफ। इससे आगे कहीं डिपेंड नहीं करता ईएमएफ। ओके, जबकि टर्मिनल वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन। मोर द करंट ड्रॉन, लेस विल बी द टर्मिनल वोल्टेज। ओके, थर्ड लाइन देखो, EMF of a cell, it is equal to the terminal voltage, it is equal to the terminal voltage when cell is not in use। जब सेल यूज ही नहीं हो रहा तो कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं होता, वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो गया, यानी कि आपका जो EMF है वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल हो गया उस समय ओपन सर्किट में, है ना। ओके, while greater than the terminal voltage when cell in use, जब सेल यूज हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप स्टार्ट हो जाएगा प्ले करना। अगर वोल्टेज ड्रॉप है तो आपका EMF हमेशा इससे टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होगा। ओके, थर्ड, इसमें टर्मिनल वोल्टेज में थर्ड पॉइंट देखो, इट इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल व्हेन सेल इज नॉट इन यूज। बात बराबर ही है, अगर वो सेल यूज ही नहीं कर रहे तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज और EMF दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जीरो है। ओके, वो वोल्टेज ड्रॉप आपका जीरो है। ओके, फिर while less than EMF when in use, जब यूज होने लग जाएगा तो देखो ये भी आ जाएगा, इस समय ये EMF से कम हो जाएगा, माइनस वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना, EMF से कम हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल देख लो। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस, आपका करंट कैसे फ्लो हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट में। अब देखो, वो इसे एनोड कह रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये एनोड है आपका, ये आपका कैथोड है। ओके, इसमें हम और देख के बताएंगे। ओके, ये एनोड है, तो आपका करंट कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही फ्लो हो रहा है। ओके, एक्सटर्नल सर्किट में तो ऐसे फ्लो हो रहा है। इंटरनल सर्किट यानी इनसाइड द सेल कैसे फ्लो हो रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ, है ना। कैथोड टू तभी ये सर्किट फ्लो, तभी ये सर्किट कंप्लीट होगा, कैथोड से एनोड की तरफ। अब इस सेल के अंदर भी हमें वर्क डन करना पड़ा उसे फ्लो कराने में। ओके, कुछ रेजिस्टेंस है अंदर, तभी तो वर्क डन कराना पड़ रहा है हमें, है ना। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है सेल में, तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, उससे रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी करंट अंदर फ्लो हो रहा है, सो उसको रेजिस्टेंस होगा। उधर फ्लो रेजिस्टेंस, द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट है मेनली, सो इलेक्ट्रोलाइट इसको रेजिस्ट करेगा, इसके फ्लो को रेजिस्ट करेगा, इन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करेगा। तो ये क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। जो भी ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो उससे फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। ओके, so the resistance offered by the electrolyte inside the cell to the flow of current is called as internal resistance।
ओके, इसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये क्लियर हो गया? सो वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ? V इक्वल टू IR। ये तो वोल्टेज ड्रॉप है, ये करंट फ्लोइंग इनसाइड द सेल है, चाहे उसे एक्सटर्नल ले लो, बात एक ही, करंट तो सेम है। ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हो गया। ओके, ये हम ऑलरेडी देख, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हो गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल किस पे डिपेंड करता है? ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस कब प्ले करना, काम प्ले उसका कब आता है ये काम, यानी कब ये अपना रोल प्ले करने लगता है? जब करंट फ्लो होता है, यानी कि चार्जेस फ्लो होते हैं। जब तक फ्लो ही नहीं होगा तो रेजिस्टेंस भी जीरो, एक तरह से रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं, रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, है ना। तो जब वो फ्लो कर रहे हैं आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखो किस चीज में, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रोड्स को बहुत दूर कर देता हूँ, इस समय क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अब लंबा पाथ फ्लो करना उन्हें, है ना। सो ज्यादा कॉलिजन्स हो गए एक तरह से आयन के साथ। So more the path traveled, more the distance between the electrodes, more will be the internal resistance. ज्यादा पास होंगे तो छोटा सा पाथ है, फटाफट फ्लो हो जाएंगे, है ना। सो कम वर्क डन लगेगा, सो इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। दूर होंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इनका शेप है, इनके शेप पे भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड्स के। मान लो कि इसका शेप मैंने बहुत पतला सा छोड़ दिया, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे यहाँ पे फ्लो करना है, तो यहाँ पे एक तरह से कंजेक्शन हो जाएगा, भीड़ लग जाएगी इनकी, है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। अब मैं इसी जगह एक प्लेट रख देता हूँ, मोर सरफेस एरिया, अब वो आराम से चाहे यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, सो कंजेशन कम होगा, सो लेस इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सो इसमें देख लो फैक्टर्स क्या क्या है। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। फर्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, सो सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिया तो हमारा जो कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स, वो आसानी से आराम से कहीं पे भी जा सकते हैं, कंजेशन कम होगा, वहां भीड़ कम लगेगी, है ना। ओके, सेकंड डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स देख लिया हमने। थर्ड, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नेचर एंड कंसंट्रेशन। ओके, अगर आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा ही आयनिक सॉल्यूशन है, तो ज्यादा आयंस होंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज लेगा, और ज्यादा डाइल्यूटेड होगा, यानी कि आयंस बहुत कम है, सो इजीली आपके टेस्ट चार्जेस मूव कर जाएंगे, सो लेस रेजिस्टेंस होगा। सो इसमें क्या हो जाएगा, द नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एक तो कैसा आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उस पे, मोर द, ओके, ये है लेस आयोनिक द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उस इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कम है, एंड हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, greater is the internal resistance, less ionic the electrolyte or higher the concentration of the electrolyte. Okay, higher the concentration of the electrolyte, it means, okay, इसमें एक चीज देख लो, थोड़ी सी गलत हो गया आपका, आपने मान लो आपने लिया H2SO4 ले लिया, ओके, इसको हमने कम से कम डाइल्यूट किया, कम से कम डाइल्यूट किया तो कम से कम आयंस फॉर्म हुए, कम से कम आयंस फॉर्म हुए, वेरी लेस आयोनिक है, तो इस समय इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, यानी कि जितना ज्यादा ये प्योर फॉर्म में होगा, उतना ही ज्यादा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। आप डाइल्यूट जितना ज्यादा करोगे इससे, है ना, जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे उतना ही कम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो क्या होगा, जो आयंस होते हैं इसमें क्या होगा कि आपकी जो आयंस की मोबिलिटी है, आयंस एनर्जी गेन करेंगे, वो ज्यादा मोबाइल बन जाते हैं, वो ज्यादा अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही उसका लेस रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाती है। ओके, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर होगा उससे क्या होगा, आपकी जो आयंस होगी वो एनर्जी गेन करेंगे, उनकी मोबिलिटी यानी को मूव करने की क्षमता, उनकी जो उनका पोटेंशियल है मूव करने का, वो बढ़ जाएगा, इससे कारण इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। ये 4 फैक्टर्स क्लियर हो गए। थर्ड वाला मैं और अच्छे से देख के बता दूंगा। ये क्लियर हो गए 4 फैक्टर्स। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, मोर द सरफेस एरिया लेस द इंटरनल रेजिस्टेंस, डिस्टेंस मोर द डिस्टेंस मोर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और आयनिक, जितने ज्यादा आयनिक आयंस होंगे उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। ओके,
क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे आयंस करंट वो चार्ज को कैरी करते हैं, तो ज्यादा आयंस मतलब ज्यादा चार्ज कैरी कर पाएंगे। ओके, और लेस आयनिक हो या फिर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा का मतलब हमने डाइल्यूट बहुत कम किया, आयंस फॉर्म कम हुए हैं। ओके, तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आयंस बहुत कम है तो रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आयंस कम है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, लास्ट है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, आयंस की मोबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, वो आराम से मूव कर जा रहे हैं, ज्यादा फास्टली मूव करेंगे, सो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज। तो कल हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देख लेंगे।